तरह की राष्ट्रीयताओं के बीच बराबर संघर्ष रहा है और वो संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ है। जो औपनिवेशिक राष्ट्रीयता थी उसका रूप अब बदल गया है, इतिहास में उसकी अलग धाराएं हो गई, लेकिन हमें उस बहस में नहीं जाना है। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीयता की कई धारणाएं थी जिसमें एक के खिलाफ दूसरे का उत्तेजित होना, तभी हम राष्ट्र हैं। एक ये था और एक भारत पे जो भी रहने वाले हैं या जो भारत में आ जाता है और यहाँ के जीवन में रच बस जाता है वो सब हमारा है। और ये जो सबको अपना लेने वाला भाव है, समावेशी भाव है, प्रसाद जी इस राष्ट्रीयता के समर्थक हैं और इसलिए ये कविता राष्ट्रवाद की बहस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो नाटक भी राष्ट्रवाद की बहस का नाटक है, इसलिए आज उसी संदर्भ में इसके अर्थ का विस्तार भी होता है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, क्योंकि प्रसाद जिस युग के थे उस युग के सबसे बड़े विचारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही थी कि देश प्रेम का मतलब देश के नक्शे से प्रेम करना नहीं होता है। देश प्रेम का मतलब है देश की प्रकृति से, पेड़ से, पौधे से, नदी से, पहाड़ से, हवा से और देश में रहने वाले अलग अलग लोगों से प्रेम करना और इन सबको नुकसान पहुंचाने वालों से नफरत करना, उनसे युद्ध करना, उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करना, ये सब देश प्रेम है। और इसीलिए प्रेम देश में जितने लोग इस देश को मानने वाले लोग हैं वो हमारे देश प्रेम का अंग हैं, लेकिन जो देश को लूटने आए थे या जो देश में फूट डालते थे वे देश के दुश्मन हैं। तो देश प्रेम में देश के दुश्मनों से देश की मुक्ति भी शामिल थी। इसलिए कविता में भाव इकहरा नहीं होता और अगर राष्ट्रवाद जैसी धारणा पर, उस विचारधारा पर कहीं रोशनी पड़ती है तो वो अनुभव उसका इकहरा और भी अधिक नहीं हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी थी। सेल्यूकस यूनान का एक सेनापति था और वो मौर्य काल में भारत आया था, तो उसके साथ उसका परिवार भी आया था। उसकी बेटी यहाँ रह गई और वो सब फिर उन सबके आपस में शादी ब्याह के संबंध होते वगैरह वगैरह, उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाहर से आए वो यहाँ के समाज में घुल मिल गए, उन्होंने इसको अपना देश बना लिया। और उसके बाद हम अगर कहें कि तुम अपना देश बना रहे हो, हम तुमको अपना नहीं मानते, तो ये हमारी संकीर्णता होगी, उनकी उदारता होगी। प्रसाद जी इसी संकीर्णता से संघर्ष करते हैं अपनी रचना के माध्यम से। अरुण यह मधुमय देश हमारा, क्योंकि यवनों से पहले शक, हूण, कुषाण, आभीर और गुर्जर अनेक जातियां आई यहाँ पर और आके ऐसा घुल मिल गई कि अब तो यहाँ की जाति व्यवस्था तक में उनका स्थान निश्चित हो गया है। उससे भी पहले 65,000 साल के हिमयुग में कितनी जातियां दुनिया भर से इसी भूभाग में आके रही और उनमें कौन कौन थे, क्या क्या थे, क्या भाषाएं बोलते थे, कैसे एक दूसरे से घुल मिल गए, आज इसकी इतिहास की नए सिरे से खोज हो रही है। तो इसलिए हम संकीर्णता के रास्ते से न प्रसाद को समझ सकते हैं, न भारत को समझ सकते हैं, न उसके इतिहास को समझ सकते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ऐसा देश है ये कि जो अनजान क्षितिज है, माने जो जिसको अपने गंतव्य का बोध नहीं है, ऐसा पथिक भी जब भटकता फिरता है और भारत पहुंचता है तो यहां उसको भी सहारा मिल जाता है, वो भी इसको अपना समझने लगता है। वो कहता है इसके आगे नहीं जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल यवनों के लगभग 1000 साल बाद, 1000 साल क्यों, यवनों के 1500 साल बाद बाबर जब भारत आया तो उसने कहा कहां हम वहां पड़े हुए थे उजाड़ खाने में, ये तो जन्नत है। बाबर नामा में उसने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, कहा ये तो जन्नत है, कहा यहां से लौट के जाने की जरूरत नहीं है। और कहता है मैं तो वापस जाऊंगा समरकंद, क्योंकि मैं वहां पैदा हुआ हूं, लेकिन हुमायूं तुम यहीं रहो, तुम्हारे लायक यही देश है। वो क्या, तो बाद में भी ये सच्चाई लागू होती रही। तो प्रसाद जी ने इस बात को, इतिहास की इस बात को समझ के कविता की 2 पंक्तियों में सजा दिया है। और इसकी आप देखें कि प्रसाद की काव्यात्मक पंक्तियां कलात्मक तो हैं, लेकिन उनके भीतर इतिहास का कितना ज्ञान अंतर्निहित है और साथ साथ अपने
अपने समय की विचारधारात्मक बहसें कितनी उसमें समाई हुई हैं। जब इतनी चीजें सीधी सादी भाषा में कविता में आती हैं तो कविता की गरिमा कितनी अधिक हो जाती है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रसाद महाकवि कहे गए। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका हर जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ये एक बिंब है पूरा। तामरस, ताम्र का रस, तांबे का रस, तांबे का रंग कहिए। जैसे तांबे का रंग होता है हल्का लालपन लिए हुए, तो जब सूर्य उगता है तो धरती पर जैसे तांबे का रंग फैल जाता है, विभा पर तांबे का रंग फैल जाता है। और वो तांबे का रंग जब धरती पर आता है तो धरती पर खड़े हुए पेड़ हैं, उन पेड़ों की छाया धरती पर पड़ती है, तो कहते हैं उस तांबे के रस पर मनोहर तरुशिखा नाच रही है। हवा से पेड़ के शिखर हिल रहे हैं तो हिलता दिखाई पड़ता है, तो उसे वे एक सजीव बिंब की तरह से चित्रित करते हैं। और कितना सुंदर बिंब है ये देखने की बात है। इसमें अर्थ की गंभीरता उतनी नहीं है, माने अर्थ गंभीर तो अलग से आ जाता है, लेकिन इसमें अनुभव का गांधीर्य है। दृष्टि ऐसी है कि एक साधारण दृश्य को इतना कलात्मक और सुंदर बना देता है। जीवन की हरियाली पर मानो सारा मंगल कुमकुम छिटक गया हो। कुमकुम तो समझते ही हैं सब लोग, वो कुमकुम जीवन का छिटक गया हो, ऐसा लाल रंग चारों तरफ फैल गया है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अभी तक तो जातियां आई थी, मनुष्य आए थे, जहां आए थे उसके वैभव का और सौंदर्य का वर्णन किया गया था। अब इसके बाद उसके वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकृति के दूसरे उपादान लाए गए हैं कि छोटे छोटे जैसे इंद्रधनुष हो, ऐसे ये जो पक्षी हैं पंख फैलाए हुए चले आ रहे हैं, अपना प्यारा नीड़ समझ के, नीड़ मतलब घोंसला, अपना घर, अपना आवास समझ के। मनुष्य तो आते ही हैं जो सचेत हैं, जो सभ्य हो गए हैं, लेकिन पशु पक्षी भी। और आप जानते हैं कि साइबेरिया से लेकर यूरोप के पश्चिमी हिस्से से बहुत सारे पक्षी हर साल भारत आते हैं, तो पक्षी भी यहाँ चले आते हैं, मानो ये उनका भी प्यारा घर है। और पक्षी आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, जैसे छोटे छोटे इंद्रधनुष उड़ते हुए चले आ रहे हैं। पक्षियों का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। और ये है देश प्रेम, जहां देश के पक्षी, देश की हवा, देश के वृक्ष, देश में सूर्योदय, उसका रंग, सब कुछ सौंदर्य की आभा से मंडित है। ये सच्चा देश प्रेम है। सच्चा देश प्रेम तलवार लेके और गोली लेके हत्या करना नहीं है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। आप देखें प्रसाद बार बार रूपक निर्माण करते हैं। आंखों के बादल, बरसात में जैसे बादल होते हैं, ऐसे आंखों में करुणा का जल है। आंखों में करुणा का जल और बरसात में बादल, इनके दो तरह के इन बिंबों को मिला के एक रूपक बनाया गया है। और जैसे ही बादल को, आप बरसात के बादल को आंखों की करुणा का जल कहते हैं, ऐसे ही वैसे ही उन बादलों में मानवीय भाव आ जाता है। इसी को प्रकृति का मानवीयकरण कहते थे पहले लोग, कि प्रसाद प्रकृति को भी मनुष्य के रूप में चित्रित करते थे। ये प्रकृति का मानवीयकरण है। लेकिन यहां प्रकृति के मानवीयकरण के बारे में एक बात बताना आवश्यक है। छायावाद के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे इस संसार को ही सब कुछ समझते थे, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उसका कारण था विज्ञान की प्रगति ने ईश्वर से डामाडोल कर दिया था विश्वास को। अब सारी सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है। इसलिए और ये जो संसार था, ये संसार ऐसा था, गुलामी थी, बेड़ियां थी, रूढ़िवाद था, अंधविश्वास था और हिंसा थी। इन सारी चीजों से मन घबराता था। इनसे घबरा के वो इस संसार से जब विद्रोह करते थे तो भक्त कवियों की तरह ईश्वर की शरण में नहीं जा सकते थे। तो जाने के लिए क्या जगह बचती थी? प्रकृति। तो
भक्त कवि तो संसार से नाराज होकर ईश्वर की शरण में जाता था, छायावादी कवि संसार से नाराज होकर प्रकृति की तरफ जाता था। इसलिए उसका जितना अध्यात्म है वो प्रकृति की तरफ झुका हुआ है। अब आप कल्पना करें, मनुष्य जो काम नहीं कर सकता, ईश्वर तो वो काम कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य और प्रकृति दोनों का विकल्प, मनुष्य और ईश्वर दोनों का विकल्प प्रकृति है, तो जो काम मनुष्य नहीं करता वो भी प्रकृति को करना है, और जो काम ईश्वर नहीं करता वो भी प्रकृति को करना है। और इसलिए प्रकृति का रहस्यीकरण भी हुआ और प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ, क्योंकि प्रकृति वो काम करती है जो ईश्वर करता था, ये प्रकृति का रहस्यवाद है। और प्रकृति वो काम करती है जो मनुष्य करता था, इसलिए ये प्रकृति का मानवीकरण है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम पूरी छायावादी कविता की मनोभूमि को समझ नहीं सकते। तो बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, करुणा के जल से भरे हुए ये बादल बरसात के बादल बनते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, समुद्र की लहरें तो अनंत की लहरें होती हैं, लेकिन वो जहां किनारा पाती हैं वो ये देश है। और कहने की जरूरत नहीं है कि ये कन्याकुमारी का दृश्य है, जहां 3 समुद्र एक साथ आके मिलते हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अद्भुत दिन है ये भी। हेम कुंभ, सूरज को सोने का घड़ा बताया गया है। वो चमकता हुआ सुबह का सूर्य पीला पीला जैसे सोने का घड़ा है। वो सोने का जो घड़ा है वो सुबह सुबह वो धरती भरती ढुलकाती सुख मेरे, तो जो उषा है, प्रातः का भोर उषा, वो सोने का घड़ा लेकर आती है, भरा हुआ सोने का घड़ा, और उसको थोड़ा थोड़ा मेरे सुख के लिए ढलका देती है। ये जो थोड़ा थोड़ा मेरे सुख के लिए ढलकाना है, ये सुबह ओस की बूंदों का गिरना है। उस भरे हुए घड़े से ओस की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, मानो उषा ने मेरे सुख के लिए ये थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरा दी हैं। उस सुबह सुबह जब मदिर ऊँघते रहते, जब सब ये जो तारा हैं, जो तारा डूबने जा रहे हैं, ये तारा जिस समय रात भर जागने के बाद थोड़ा थक के नशे में होके ऊँघने लगते हैं, तारों का डूबना तारों का सोना है, और डूबने से पहले जो झिलमिलाना है वो उनका ऊँघना है। और ये है मानवीकरण। देखिए, तो तारे ऊँघ रहे हैं उस समय, और ओस आप जानते हैं सूर्योदय से ठीक पहले गिरती है। तो सूर्योदय के बाद तो तारे डूब जाते हैं, लेकिन सूर्योदय से ठीक पहले तारे ऊँघते हैं। जब तारे ऊँघ रहे होते हैं रात भर जागने के बाद, उस समय ये जो उषा है अपने सोने के घड़े से 2-4 बूंदें गिरा देती है। ये ओस किस तरह लग रही है आप देखें। और इस तरह जीवन का सारा उल्लास, जीवन का सारा वैभव, इस जीवन को सार्थक, जीने लायक और कामना करने लायक काम, यानी जिसे हम जीना चाहेंगे ऐसा बना देती है। और इस तरह प्रसाद अपनी राष्ट्रीय भावना के द्वारा, अपनी प्रकृति भावना के द्वारा जीवन में मनुष्य का विश्वास दृढ़ करने वाले कवि हैं। इसीलिए प्रसाद मानववादी कवि